सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। अभी तो चुनाव शुरुआत ही हुआ है, तो अभी देख लीजिए क्या होता है आगे। महागठबंधन की सरकार जब आएगी तो जो वादे किए जा रहे हैं, ये संकल्प है, ये वादे नहीं है, संकल्प है, ये किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद हम बात करेंगे कौन क्या बोल रहा है। लालूवाद विचारधारा के तहत नौकरी के बदले जमीन ले लिया गया, किस विशेषज्ञ से राय ले लिया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। बिहार की सत्ता पर आसीन होने के लिए बेकरार तेजस्वी यादव ने आज एक बड़ा दांव चला। तेजस्वी ने वादा किया कि उनकी सरकार बनने पर 20 महीने में हर घर को रोजगार दिया जाएगा। इस घोषणा पर सरकार बनने के 20 दिन में अधिनियम बनाकर इस पर अमल होगा। यह तो तय है कि तेजस्वी चुनाव के बाद कितना रोजगार देंगे, इस बात पर निर्भर करेगा कि उनकी सरकार बनती है या नहीं बनती है। क्या तेजस्वी की घोषणा नीतीश की उन योजनाओं की काट है जिसमें युवाओं और महिलाओं को फोकस किया गया है, यानी जो नीतीश सोशल इंजीनियरिंग करते रहे। लाखों महिलाओं को 10,000 रुपए ट्रांसफर करके नीतीश ने जो दांव खेला, उससे आरजेडी के खेमे में खलबली मची है। आंकड़े बताते हैं कि आधी आबादी चुनाव में पूरा इम्पैक्ट डालती है और इतिहास भी इस बात का गवाह है कि जिस तरफ नारी शक्ति मुड़ जाती है, उधर चुनाव का पलड़ा भी झुक जाता है। इतिहास इस बात का भी गवाह है कि नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल में जब जब सत्ता के लिए संग्राम हुआ, तब तक महिला वोटर्स ने एक निर्णायक भूमिका निभाई है। अब सवाल यह है कि क्या तेजस्वी का यह रोजगार वाला दांव इतना कारगर है कि नीतीश की योजनाओं पर भारी पड़े। असल में रोजगार बिहार समेत पूरे देश में हमेशा ही एक बड़ा मुद्दा रहा, लेकिन यह भी सच है कि चुनाव से पहले रोजगार को लेकर किए गए वादे चुनाव के बाद जमीन पर उतरते दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे में नकद राशि जिनके खाते में गई है, क्या तेजस्वी के वादों से उनका मन डोलेगा या नीतीश का जादू फिर से सिर चढ़कर बोलेगा? इसी पर करेंगे आज दहाड़ में चर्चा। मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले इस पर आई प्रतिक्रियाएं आप सुनिए। सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। उन्होंने पहले भी सरकारी नौकरियां दी और वो रिकॉर्ड उनका है जो कोई नकार नहीं सकता। तो हमारी सरकार जब आएगी, महागठबंधन की सरकार जब आएगी, तो जो वादे किए जा रहे हैं, ये संकल्प है, ये वादे नहीं है, संकल्प है, ये किया जाएगा। जाति सर्वे के डेटा देखा है, 2,76,68,930 परिवार है। अरे 50 लाख से ज्यादा तो हमने रोजगार के अवसर दे दिए। अब आपके खाते में सवाल यह है कि लालूवाद विचारधारा के तहत नौकरी के बदले जमीन ले लिया गया, किस विशेषज्ञ से राय ले लिया आपने? कौन है वो व्यक्ति जो आपको ऐसा सलाह दे दिया जो देश के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है? तो आइए पहले दहाड़ के सवाल। आज सबसे पहला सवाल जिसके इर्द गिर्द रहेगी चर्चा, एसआईआर के बाद रोजगार कितना सहमत बिहार? 20 दिन में रोजगार घोषणा से बनेगी सरकार। नीतीश वर्सेस तेजस्वी, वादे दोनों के, सत्ता किसकी? कर्म बिहार, धर्म बिहारी, तेजस्वी की क्या है तैयारी? तेजस्वी के वादों में दम या नीतीश की घोषणाएं बम बम? हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता ऋषभ तिवारी, कांग्रेस के प्रवक्ता ईशान त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं, रमनीश बस जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में चर्चा का हिस्सा हैं, हमारे साथ साथ ही सारिका पासवान हैं आरजेडी की प्रवक्ता, वो भी मौजूद हैं, और
कुंवर अजय सिंह साहब हैं, प्रवक्ता जेडीयू के, चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सारिका पासवान जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, ऐसा लगता है कि बिहार में चुनावी वादों की बौछार सी आ गई है। अब तेजस्वी यादव की तरफ से जो वादा किया गया है वो क्या व्यावहारिक लगता है आपको? ऑन ग्राउंड ऐलान कर दिया है, लेकिन इतिहास ये बताता है कि किए गए वादे चुनाव से पहले अक्सर सिर्फ और सिर्फ जुमले साबित होते हैं। तो अगर इस वादे को पूरा करना है तो कैसे पूरा करना है? सारिका पासवान जी। पूर्णिमा जी, भाजपा और जदयू जब वादे करती है तो वो चुनावी जुमला होता है। जैसे कहा था उन्होंने 15 लाख हर के खाते में जाएंगे। मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे केंद्र के संदर्भ में। जब तेजस्वी यादव जी ने बिहार चुनाव से पहले कहा था कि हम पहली कैबिनेट बैठक में 10 लाख नौकरियां देंगे, तो यही भाजपा और एनडीए वाले ने कहा था कि हम तो 19 लाख नौकरी देंगे। तो जुमला एनडीए का नहीं हो सकता है, महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल का नहीं। आज पूरे देश में लोग तेजस्वी यादव जी को किस नाम से जानते हैं? नौकरी मैन। यानी कि उन्होंने 17 महीने के शासनकाल में जो 5.5 लाख से अधिक नौकरी देकर के इतिहास को उन्होंने बनाया कि आज बिहार वासियों के मुंह पे है कि तेजस्वी यादव यानी कि नौकरी मैन, नौकरी दाता। और तेजस्वी यादव जी ने पहले भी जो वादा किया था उसको पूरा किया, और अभी भी जो उन्होंने कहा है कि बिहार के हर एक घर में सरकारी नौकरी वो महज 20 महीने में देने का काम करेगा, और निश्चित रूप से जो उन्होंने कहा है उसे वो पूरा करके दिखाएंगे। ऑलरेडी 5.5 लाख लोगों को नौकरी दी जा चुकी है। 5.5 लाख नौकरी यानी कि 5.5 लाख घरों में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी यादव जी ने दे दिया है, और आने वाले समय में हर एक बिहार वासियों के घर में एक सरकारी नौकरी होगी। नहीं, आप नियत होनी चाहिए देने की। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन बिहार में हमेशा से राजनीति ज्यादा दिखती है और नीति कम दिखती है, और ये पूरा इतिहास बताता है। सारिका जी, आप खुद एक महिला हैं और आप बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं कि बिहार में महिला वोटर्स जिस तरफ जाती हैं सरकार उन्हीं की बनती है, ये तो फैक्ट है। अब आप खुद एक महिला होने के नाते जरा ये बता दीजिए कि अगर सीधा पैसा जा रहा है, नकद राशि जा रही है, और उसमें एक चुनावी वादा है जो कितना पूरा होगा, कब तक पूरा होगा? मैंने तो पूछा कि कैसे पूरा होगा, ये तो बता दीजिए। सरकारी नौकरियां इतनी हैं कि हर एक परिवार से एक सदस्य को नौकरी दे पाएंगे आप लोग? बिल्कुल पूर्णिमा जी, हमने कहा ना कि नियत होनी चाहिए, और तेजस्वी यादव जी में नियत है तभी उन्होंने दिया। और अभी तो आपने सुना होगा कि नीतीश जी ने क्या कहा था। जब तेजस्वी यादव जी ने कहा था हम नौकरी देंगे, तो यही नीतीश जी ने कहा था कि कहां से लाके देगा? अपने बाप के घर से। पिछले चुनाव में 10 लाख नौकरियों का वादा किया था आपने, खुद अभी कितने कहा? 5.5 लाख। तो बाकी 4.5 लाख चुनावी जुमले के अंदर दब गई क्या? मैंने क्या कहा पूर्णिमा जी? 17 महीने के शासनकाल में, और अगर नीतीश जी नहीं पलटते तो बाकी जो 4.5 लाख बच गए ना, वो भी तेजस्वी जी दे के ही मानते। और इतना ही नहीं, मैं एक बात और आपको यहाँ पे प्रकाश डालना चाहूंगी कि तेजस्वी यादव जी ने नौकरी तो दी ही दी, कई ऐसे विभाग थे जहाँ की उसको प्रक्रियाधीन भी किया गया, कई रिक्त पद थे उसको प्रक्रियाधीन किया गया, जिसकी कि आज तक ये सरकार जो है बहाली नहीं निकाल पाई। अगर आप आंकड़े पूछेंगे पूर्णिमा जी तो मैं आपको बता दूंगी, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो पुलिस कर्मियों की भर्ती हो, चाहे डॉक्टर्स की भर्ती हो, आज भी सरकारी मानकों के अनुसार बिहार में जो डॉक्टर प्रति व्यक्ति होने चाहिए वो नहीं है। आज भी पुलिस कर्मियों की बहाली के लिए कई ऐसे पद हैं जो ऑलरेडी हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं तो कह रही हूँ कि नियत होनी चाहिए, और तेजस्वी यादव जी ने आर्थिक न्याय की लड़ाई जो शुरू की, इसका जवाब तो कुंवर अजय सिंह देंगे। इसका जवाब कुंवर अजय सिंह देंगे, क्योंकि नीतीश साहब की तरफ से कुंवर जी काफी वादे भी किए गए थे। अब विपक्ष ये कहता है कि वादे करके जुमले देकर आप लोग भूल गए, काम नहीं किया। वैसी स्थिति बेरोजगारी की अभी भी बिहार में है, बहुत कुछ आपके पास बदलने का एक लंबे समय तक मौका था, लेकिन कर आप पाए नहीं। अब फिर से चुनाव आते ही महिला कार्ड खेल दिया, नकद राशि दे दी, क्योंकि पता है महिलाओं का साथ मिल गया तो नीतीश की बम बम। पूर्णिमा जी, आप एक प्रतिष्ठित चैनल, निष्पक्ष चैनल के वरिष्ठ पत्रकार हैं, और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश की जनता और बिहार प्रदेश की जनता को यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि बिहार में जो बयार बह रही है, इससे विपक्षी दल वाले ढेर हो चुके हैं। किसी तरीके से यहाँ किसी भी तरीके से, चाहे
माननीय तेजस्वी जी पे बिहार की जनता विश्वास नहीं कर सकती। वो जानती है कि जब इनके पिताजी का शासनकाल था, माताजी का शासनकाल था, तब इन्होंने कुछ नहीं किया। जब ये नीतीश जी के अंदर में थे तो कुछ करने की सोचे, लेकिन वहां भी इन्हें नौकरी के बदले में जमीन चाहिए था, जिसके वजह से इनको सत्ता से दूर किया गया। तो बिहार की जनता जानती है कि इन्हें बिहार की जनता की चिंता नहीं है, इन्हें माँ बाप और लालटेन की चिंता है, यानी लालू यादव की लाला लाली मिला के जो टेन है, ये इन्हीं का विकास करेंगे। 2005 से माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में जो बिहार की चौमुखी विकास हो रहा है, बिहार की बहन बेटियां चूल्हे चौकी से निकल करके जो स्कूल कॉलेज और हर क्षेत्र में विकास कर रही हैं। जिस समय नीतीश जी ने 2005 में सत्ता संभाला था, बुजुर्गों को 2005 में 2005 का चूंकि आपने जिक्र किया कुंवर अजय जी, 2005 में नीतीश कुमार की तरफ से वादा किया गया था कि बिहार में उद्योगों को दोबारा से खड़ा किया जाएगा। आज की डेट में अगर मैं उन्हीं आंकड़ों पर जाऊंगी तो अगर आप राष्ट्रीय पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो बिहार में जो औद्योगिक विकास है वो कितना बढ़ा है, बहुत सीमित तौर पर बढ़ा है। क्यों, वजह क्या रही? लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी वजह रही, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली से लेके ये तमाम ऐसी वजह रही जिसकी वजह से जो आपने वादा 2005 में किया था वो बहुत सीमित स्तर पर रहा है। ये तो नंबर्स बताते हैं ना। जी पूर्णिमा जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि लालू यादव के जो जंगल राज्य से निकाल करके बिहार वासियों को पूर्ण रूप से उस जंगल राज्य से निकलने में 20 साल नहीं, अभी 5 साल और लगेंगे। और 5 साल बिहार विकास के लिए बिहार की जनता माननीय नीतीश कुमार को 25 साल और देने जा रही है। इन्हें नहीं मालूम कि विपक्षी दल वाले पहले ही वाक ओवर दे चुके हैं। तभी कभी चुनाव आयोग पे आरोप लगाते हैं, कभी चुनाव बहिष्कार की बात करते हैं। बिहार की जनता माननीय नीतीश कुमार को सर आंखों पे बिठाई है। 25 से 30 फिर से नीतीश, और रिकॉर्ड देखा जाता है। तेजस्वी जी चाहे जितना भी वादा कर लें, उनके माता जी का भी वादा देखा गया है। अरे ठीक है साहब, लेकिन 2005 से 25 रिकॉर्ड तो ज्यादा कुंवर अजय जी जेडीयू का ही देखा जाएगा ना। अब आप बात कर लीजिए वास्तविक में आर्थिक स्वतंत्रता कितनी रही, रोजगार के अवसर, आपने सामाजिक संतुलन तो बिठाया, आपने सामाजिक संतुलन बिठाया, आपको महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोट भी किया, लेकिन अगर आप आर्थिक स्वतंत्रता के लिहाज से देखेंगे तो अभी भी वो ऑन ग्राउंड सर उतनी नजर तो नहीं आती है। शिक्षा के मामले में गुणवत्ता की कमी दिखती है, स्कूलों का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कमी सर अभी भी दिखती है, नल जल योजना में पाइपलाइन का काम जो है वो अधूरा पड़ा है। तो ये सारे के सारे बहुत सारे वादे हैं। ठीक है, मैं मानती हूं कि आपने फिर से महिलाओं के लिए एक मास्टर स्ट्रोक, पैसे को लेकर आपने ऐलान किया नकद राशि, ठीक है, मुमकिन है कि वो आपको मिल जाए, लेकिन उस सामाजिक ताने बाने में और जो सामाजिक न्याय, सोशल इंजीनियरिंग की बात नीतीश कुमार करते हैं, उसके ऊपर तो आरजेडी का बड़ा दाव है। ये मान के चलिए, ये चुनौती पैदा कर सकता है। ऋषभ तिवारी आपसे सवाल लेते हैं, फिर उसके बाद ईशान जी आपके पास। ठीक है, आती हूँ, ठीक है अजय जी, आती हूँ आपके पास आते हुए। ऋषभ जी, ये बताइए कि केंद्र की सरकार, हम रोजगार पहुंचा रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है, ये समन्वय है, वो समन्वय है, लेकिन नौकरियों का मुद्दा फिर भी बड़ा है बिहार में। ऐसा क्या रहा कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद जिस तरीके की प्रोग्रेस देखनी चाहिए थी वो नहीं दिखी? और अगर तेजस्वी यादव ये ऐलान करते हैं, 20 महीने की डेडलाइन तय कर देते हैं, तो क्यों ना बिहार की जनता उन पर विश्वास करे और वोट दे उन्हें? पूर्णिमा जी, आपने विश्वास की बात कही और हमारी आरजेडी की काबिल प्रवक्ता ने नियत की बात करी। तो नियत के लिए मैं बता देता हूं, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये स्लोगन शायद आरजेडी के हर एक कार्यकर्ता को याद होना चाहिए। वो ये स्लोगन था जो जेपी आंदोलन में लिया जाता था और कांग्रेस के विरुद्ध लिया जाता था, तानाशाही के विरुद्ध लिया जाता था। जहां से आरजेडी का उपज हुआ, उस नियत को तो ना आपने तार तार कर दिया, उस नियत को तो आपने सबसे बड़ा जुमले में तब्दील कर दिया और बैठकर आज जुमले की बात कर रही है। तो नियत की बात आरजेडी ना करे, पॉइंट 1। दूसरी बात, आपने कहा हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता ने कि नौकरी दाता, मैडम कोई नौकरी दाता नहीं, अभी तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला ही नहीं, सॉरी आरजेडी के प्रवक्ता ने, माफी चाहूंगा, इन्होंने कहा कि नौकरी दाता, कोई नौकरी दाता नहीं, सारा चारा खा जाता आपका नौकरी सो-कॉल्ड दाता। तो आप स्पष्ट रूप से समझिए कि अगर 13 करोड़ के आसपास बिहार की जनसंख्या है
और अगर एक परिवार में अगर हम 4 का भी रेशियो लेते हैं कि अगर एक परिवार में 4 लोग हैं तो भी डिवाइड करेंगे तो 3 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली नौकरी डेवलप करना पड़ेगा। तो बिहार की जनता के सामने इस तरह का वादे करना और प्रैक्टिकली पॉसिबिलिटी पे डिस्कस करना, दोनों में डिफरेंस है। पूर्णिमा जी, अंतर क्या है एनडीए सरकार में आरजेडी में? स्पष्ट मैं कह रहा हूं, ये सरकारी नौकरी को और सरकार को माई बाप समझाते हैं जनता को, और हम इन्हें बताते हैं कि सरकार माई बाप नहीं है, सरकार सेवा के लिए है और सरकारी नौकरी के लिए ही आप हाथ फैला के रहिए। इस रूप से हम आपको बेबस रहने नहीं देते। हम स्वरोजगार की भी बात करते हैं, सरकारी नौकरी की भी बात करते हैं, आत्मनिर्भर बनाने की भी बात करते हैं, और स्मार्ट सिटी की बात भी हम करते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम गया देख ले, जिसको हमने सोचा था हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, अब तक अधूरा रहा। पटना में भी कई जगह यही देखने को मिलता है, मुजफ्फरपुर में भी सर स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही, लेकिन स्मार्ट सिटी जैसी जो योजनाएं आनी चाहिए थी वो योजनाएं आई नहीं। तो बात करते हैं तो फिर सब बात करते हैं ना। पूर्णिमा जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, हर एक के हाथ में उंगली 5 होती है, और आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। हर एक उंगली में हाथ 5 होती है और सबके अलग अलग साइज होता है, लेकिन जब वो एकजुट होकर काम करने का प्रयास करता है तब जाके हम कुछ कर पाते हैं। कहने का विषय यह है कि हमारी नियत स्पष्ट है मैडम। अगर पहले कभी बिहार में मेट्रो तो छोड़ दीजिए, कितने जगह थे जहां रेल लाइन लोग सपने में देखते थे, आज मेट्रो दौड़ रहा है पटना के अंदर, एक्सप्रेस वे बन रहा है, 65,000 से ज्यादा ग्रामीण विकास के तहत रोडें बन रही हैं। तो हम वो हर कर रहे हैं, और स्मार्ट सिटी में भी जो भी डेवलपमेंट होगा हम वो करके लाएंगे मैडम। बहुत जनरेशन गैप था, जनरेशन को फुलफिल करके विकास की गति पे दौड़ाना, ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छी बात है कि लेकिन डबल इंजन की सरकार का नारा भी आप ही की तरफ से था, और डबल इंजन की सरकार में प्रदेश का विकास हो, इस बात की उम्मीद करते हुए जनता हर बार राज्यों में भी आपको जिताती आई है। तो वैसा इंपैक्ट और उतनी ही स्पीड के साथ वो इंपैक्ट ईशान जरूर दिखना चाहिए था। लेकिन अब जो आरजेडी की तरफ से वादा किया गया, क्योंकि आप तो साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, मैं बहुत सिंप्लीफाई होकर समझना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि ये वादा उतना व्यावहारिक है? व्यावहारिक है, ये जनता भी जानना चाहती है कि वादा तो कर दिया पर क्या व्यावहारिक है? और ये भी बताइए कि अगर किसी को सीधे नकद मिल रहा है किसी योजना के ऐलान के साथ, तो उसको उस पर ज्यादा भरोसा होगा कि अब तो आ गया हाथ में, नौकरी मिलेगी कि नहीं वो तो भविष्य की बात है, तो ज्यादा भरोसा किस पर होगा फिर? दोनों बातों पे आपके जवाब दूंगा पूर्णिमा जी। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को शुभकामनाएं कि आपने इस बड़े गंभीर मुद्दे को, जो युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसको अपने चैनल के माध्यम से उठाने का काम किया। उस पर एक चर्चा आपने आयोजित करी जिसमें सभी पार्टी के दलों को आपने बुलाया। इसमें अगर हम सार्थक बहस करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बनिस्बत इसके कि हम इधर उधर की बात करें, हम 20 साल पुरानी बात करें, हम अलग अलग केसेस की बात करें, हम एक दूसरे पे झूठे लांछन लगाने का काम करें, और हम जुमलों की बात करें। क्योंकि आपने अपनी शुरुआत बोली कि जुमलों की बिहार में क्या है कि नीति तो नहीं है, केवल जो वादे हुए हैं वो जुमले रहे हैं। नहीं, राजनीति ज्यादा है और आपने बोला कि राजनीति में इस तरह से होता है, मोटा मोटा वही। आप ये देखिए, अगर आप इस मुद्दे को गंभीरता से देखें तो मैं आपको बताता हूं कि एक नौजवान, बिहार की बात ले लीजिए, पूरे देश की बात ले लीजिए, बिहार की बात ले लीजिए, आज एक नौजवान, उसके माता पिता जब वो पढ़ाई करने जाता है, वो स्कूल जाता है, उसके बाद वो कॉलेज जाता है, वो डिग्री कॉलेज जाता है, वो जो भी पढ़ाई करने जाता है, उसके माता पिता, अपने गरीब परिवार के जो माता पिता हैं, जो युवा हैं, उनके माता पिता अपने कंगन बेच के, अपने चेन को गिरवी रख के, अपने मंगलसूत्र को गिरवी रख के उनको पढ़ाने का काम करते हैं, अपनी जमीन को गिरवी रख के उनको पढ़ाने का काम करते हैं। उसके बाद वो युवा कोशिश करता है, वो बड़ी पढ़ाई करता है, कमर तोड़ जी तोड़ पढ़ाई करता है, और उसके बाद वो प्रयास करता है कि वो कैसे ना कैसे करके कोई सरकारी पेपर दे दे, उसको सरकारी नौकरी मिल जाए, इसकी वो प्रयास करता है। लेकिन होता क्या है बिहार में कि पेपर लीक हो जाते हैं। मैं अभी आपको पेपर लीक की भी लिस्ट गिनवाऊंगा। पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं तो वो भर्तियां टल जाती हैं, आगे भर्तियां टल जाती हैं तो उसके बाद वो युवा बेरोजगार रह जाता है। युवा बेरोजगार रह जाता है तो उसके बाद वो, आप भी देखिए, क्योंकि इन्होंने बड़ी बड़ी ट्रेनों, कितनी जगह पेपर लीक हुए थे शान? मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड का बस, ये देखिए पूरी लिस्ट है। 2017 में सिपाही भर्ती का परीक्षा का पेपर लीक हुआ। बहुत पीछे नहीं जाएंगे। नहीं, बिल्कुल बहुत पीछे नहीं गए। साल की चलिए बात, 5-6 साल पीछे, 24 की बात बता देता हूँ। बीपीएससी का शिक्षा पेपर में घोटाला हुआ, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग का जो सीएचओ की भर्ती था उसमें घोटाला हुआ। 2023 में नीट का पेपर लीक हुआ, जिसमें बिहार में भी पेपर लीक हुआ, हमने देखा। उसके बाद 2023 में अमीन भर्ती का जो पेपर था वो लीक हुआ, प्रश्न पत्र बाहर आ गया। उसके बाद 2023 में सिपाही परीक्षा का जो सिपाही परीक्षा का जो पेपर था वो भी लीक हुआ। फिर क्या किया सरकार ने? क्या किया फिर उसके बाद? एक मिनट, मैं वही बता रहा हूँ।
अब इतने पेपर अगर लीक हो रहे हैं और 2017 से, मैं तो अभी इससे पुरानी लिस्ट और लेकर आ सकता हूँ, 2017 से अगर 2023 तक बार बार पेपर, नकल गैंग की तस्वीरें आपको बिहार की याद दिलाऊं ईशान? अब मेरी बात नहीं, मैं पूछ रही हूँ, फिर वही 20 साल पुरानी बात। अभी आपने कहा ना 20 साल पुरानी बात नहीं करेंगे, अभी आप 23 20 साल पुरानी बात नहीं करेंगे। मैं तो ये आप पूछ अपना रही हूँ, अगर सरकार को अपना रिपोर्ट कार्ड देना कैसे है, करेंगे बताइए ना। जनता के सामने, लंबे समय जनता के सामने अगर सरकार रिपोर्ट कार्ड लेकर जाएगी पूर्णिमा जी, तो वो अपने पिछले 5 वर्षों की रिपोर्ट कार्ड लेकर जाएगी कि 14 नवंबर को, जिस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जयंती है उनकी, उस दिन जब भी जो रिजल्ट आएगा उसमें एक बात तो 100% स्पष्ट है कि वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है, उसके बाद जो पलायन वाला जो हमारा मुद्दा है, महिलाओं के जो हम मुद्दे उठा रहे हैं, वो जनता के बीच में वो मुद्दे पहुंच रहे हैं। जनता को ये समझ आ रहा है कि पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी की सरकार ने उनका जो स्थिति करी है बिहार की, लोगों युवाओं को पलायन पे मजबूर कर दिया है। 3 करोड़ रजिस्टर्ड, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, सरकारी आंकड़ा है। सरकारी आंकड़ा ये कहता है कि 3 करोड़ लोग जो बिहार के हैं वो अन्य राज्यों में पलायन करते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आप सरकारी आंकड़े बोल रहे हैं। तो जो सत्यता पे हम धरातल पे जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये बात स्पष्ट है कि 14 नवंबर को जो रिजल्ट आएगा उसमें बिल्कुल युवा चेहरा हमारे जो है वहां पर, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। सीटें कितनी दे रहे हैं आपको? सीटें कितनी दे रहे हैं आपको? देखिए पूर्णिमा जी, मैं कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते इसीलिए मैं एक बात बड़ी तौर पर गंभीरता पूछ से, रही मैं एक बात बड़ी गंभीरता से कहता हूं कि ये जो सब जो चर्चाएं हैं उसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी है कांग्रेस की, उसमें अलग अलग हमारे वरिष्ठ नेता हैं, नेतागण हैं, सभी मौजूद हैं। अच्छा, कितनी चाहिए इतना तो सीसी की बैठक हमारी कल हो चुकी है। कितनी सीटें चाहिए ये तो बता दीजिए। नहीं देखिए, सीटें इस तरह से नहीं होती कितनी चाहिए कितनी नहीं चाहिए। सीटें जो हमारे गठबंधन में तय हो रही हैं वो इस हिसाब से हो रही है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे, एक विधानसभा पे अगर कोई व्यक्ति विनेबिलिटी के हिसाब से, उसका सर्वे है, हर चीज का सर्वे हम करवा रहे हैं, विनेबिलिटी के हिसाब से अगर वो खाता जा रहा है कि कांग्रेस की सीट में, कांग्रेस के खाते में वो सीट जानी चाहिए, कांग्रेस का वहां पे मजबूत पक्ष है तो कांग्रेस को मिलेगी, आरजेडी का है तो आरजेडी को मिलेगी, माले का है तो माले को मिलेगी, वीआईपी का है तो वीआईपी को मिलेगी। हम तो बड़ा समन्वय बैठा के, हम तो बड़ा समन्वय बैठा के हमारा गठबंधन आगे चल रहा है। मेरी बात जल्दी से 30 सेकंड्स में रमनीश जी के पास भी जाऊंगी। वादों की क्योंकि बात हुई थी, इन्होंने आत्मनिर्भर की भी बात करी मेरे मित्र ने यहाँ पर। वही आत्मनिर्भर युवा आज बेरोजगारी जो बिहार में है वो इस चरम पे है कि बिहार का युवा पलायन कर रहा है। जो रेलवे ये बना रहे हैं उन्हीं रेलवे से ही वो पलायन कर रहा है। और जिस स्मार्ट सिटी के आपने सवाल पूछा इनसे, तो एक बार मेरे मित्र को भी मैं बता देता हूं, ऋषभ तिवारी जी को, कि वही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट सरकार ने बंद कर दिया है। मेरे भाई, आपने 100 स्मार्ट सिटियों का वादा किया था पूरे देश में, आपने वादा किया था कि बनारस को क्योटो बना देंगे। मुझे बताइए, बनारस, आप पूर्णिमा जी गई होंगी पिछले चुनाव में, बनारस जरूर गई होंगी, मैं तो गया था, मैं 2-3 बार जा चुका हूं बनारस, और वहां बाबा विश्वनाथ के भी दर्शन करके आया। हमने देखा किस तरह से, अभी मैं बिहार होकर आई, पटना होकर आई, तो जमीन पर समझ में आया कि एसआईआर का मुद्दा जीवन है भी कि नहीं है। पटना को पेरिस बना दिया, मैं बहुत कुछ देख कर आई, लेकिन साथ ही ग्राउंड में अच्छा, और हर युवा, अच्छा ये बताइए कि हर युवा को नौकरी का नारा किसका था? हर युवा को नौकरी हम देंगे। किसका था? हम देंगे। किसका था? एक बात बताइए, अरे ये बताइए किसका था ना? एक मिनट, जब हमारी कांग्रेस का था ना, मिल गई नौकरी हर युवा को, बिल्कुल मिल दे दी हर युवा को नौकरी। बिल्कुल दे रहे हैं। फिर तो आरजेडी को फिर ऐलान करने की जरूरत ही नहीं है। सारिका जी छोड़ दीजिए इसको, क्योंकि हर युवा को नौकरी दे चुके हैं हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता। तो जब मिल ही चुकी है तो फिर आप काय बात का वादा कर रहे हैं? छोड़ देते हैं, ठीक है। मेरे को रमनीश जी से प्लीज रमनीश जी से लेने दीजिए सर, टाइम आज वैसे भी बहुत शॉर्ट है, तो थोड़ा सा मुझे प्लीज रमनीश जी, मैं बस आ रही हूँ आपके। अब मैं क्विकली 30 सेकंड्स रखती हूँ, क्योंकि आज थोड़ा समय की मेरे पास बाध्यता है। और भी वादे हैं, ठीक है। ओवरऑल छोटी सी बात बताता हूँ, जनता इनके लिए गाना गाती है, एक जेडीयू के लिए और बीजेपी के लिए। एक आपने गोविंदा का गाना इसीलिए कह रही हूँ, रुक जाओ। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तो ये 20 सालों से और 11 सालों से डबल इंजन की सरकार, दोनों इंजन फेल है। ठीक है, मैं ऋषभ जी आपसे जवाब लेती हूँ, लेकिन उससे पहले रमनीश जी, अच्छा बोल लीजिए रमनीश जी, सो सॉरी, लेकिन पहले इनको बोल। चोर चिल्ला के खुद की चोरी छुपाए, नया एजेंडा लेके देश को गुमराह कराए। अरे जा कांग्रेस के लिए वही जनता करी, अब पूछ लीजिए
पर भी अपने समय। ठीक है रमनीश जी, जल्दी से आपके पास आते हुए, क्योंकि आप पूरे बिहार के समीकरण को आप समझते हैं, तेजस्वी यादव के इस ऐलान को जमीन पर कितना प्रभावी आप देखते हैं? एक तरफ नीतीश कुमार हैं जिनके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वादे किए, महिलाओं को सशक्त किया, उनको लेकर ऐलान किए, दूसरी तरफ तेजस्वी के वादे और पिछला वादा भी रोजगार को लेकर ही था। जमीन पर आपको ज्यादा क्या प्रभावी नजर आएगा? बिल्कुल प्रभावी नज़र आना भी चाहिए, लेकिन पूर्णिमा जी देखिए, बात है कि तेजस्वी यादव के किन वायदों को और किन नीयत को मैं यहाँ पे मुझे सही सार्थक दिखता हुआ दिख रहा है, या मैं मान लूँ सार्थक इसको मान लूँ, क्योंकि कुछ आंकड़े ऐसे ही प्रस्तुत किए गए हैं, चाहे उनके पिताजी की तरफ से, चाहे माताजी की तरफ से, खुद वो सत्ता में जब रहे हैं तब कमोबेश देखा जाए, आर्थिक विकास दर की बात करें, जब जब उनकी सत्ता रही या इसके पहले उनके पिताजी की रही 1 से 2%, उनकी जब रही तो 4 से 5%। लेकिन जैसे नीतीश बाबू और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो देखते हैं कि इसकी आर्थिक विकास दर जो है बिहार की 10 से 12% चली जाती है। तो इन्हीं आंकड़ों से पता चल सकता है कि हर एक मौके पे भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी ने अच्छा काम किया होगा। फिर बात करते हैं कि फिर अभी सारिका पासवान जी ने कहा कि जो तेजस्वी यादव हैं वो नौकरी मैन कहे जाते हैं। नौकरी मैन का पता तो नहीं, लेकिन हाँ नौकरी छीनने वाले जरूर हमें बहुत सारे आंकड़े इन्होंने प्रस्तुत किए थे। चूंकि लैंड फॉर जॉब्स, यानी कि आप यदि जमीन देंगे तो उसके बदले आपको नौकरी मिलेगी, इस तरह की एक परिपाटी इन्होंने पेश की थी, इनके पिताजी ने भी की थी। फिर मैं बात करता हूं कि इनके समय उद्योग भी लगे, बहुत तरह के सारिका पासवान जी के तरफ सरकार में लगे थे। कौन से उद्योग लगाए गए थे भैया? तो वो अपहरण वाले उद्योग लगाए जाते थे, फिरौती वाले उद्योग लगाए जाते थे। और आज देखिए आलम किस तरह से है कि चरवाहा विद्यालय भी उस समय खोले गए थे। आप इन्होंने कहा ना कि मैं चौतरफा विख्यात, तो चरवाहा विद्यालय में, उसी चरवाहा विद्यालय में गाय भैंस का चारा तक खा गए लालू यादव जी, उसमें जेल चले गए। और इसीलिए शायद तेजस्वी यादव हर एक मामले में आज फेल नजर आ रहे हैं। फिर बात करें, आपने बहुत सारी योजनाओं की बात करी कि शिक्षक भर्ती घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें, आप पेपर लीक की मामले में ये ईशान भाई ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत सारी चीजें हुई। सबसे ज्यादा उस समय होता है रात में परीक्षार्थी, हम लोग एग्जाम देते थे, सुबह में पेपर लीक हो जाता था। उस समय का आलम, चूंकि 2005 से, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि 2005 से ही मैं निकला हूं, ये आलम हुआ करता था। फिर बात करें, इतने सारे पेपर लीक, बीपीएससी का, बीसीएससी का, टीईटी का, सारे के सारे पेपर उस समय लीक हो जाते थे। और उसके बाद सबसे ज्यादा उस समय जो मुख्यमंत्री जब थे लालू प्रसाद यादव, सबसे ज्यादा पलायन होने पे मजबूर हुआ करते थे। हम लोग बिहार से जाते थे मुंबई, जाते थे गुजरात, उसके बाद झारखंड, उसके बाद पंजाब, और वहां पे लतार खाना पड़ता था। वो कारण उसका सिर्फ और सिर्फ उनके। मैम सबसे पहले मुझे तो लगता है कि आज कम से कम कांग्रेस के प्रवक्ता को ये आजादी मिल गई कि ये नहीं बोल सकते मीडिया एक तरफा लेता है, भरपूर मौका मिला, खूब बोल लिए। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, इन्होंने कहा कि 20 साल पहले मत जाइए साहब, 20 साल पहले। अभी झारखंड का इलेक्शन खत्म हुआ है, जेपीएससी जो ब्यूरोक्रेटिक्स के लिए एग्जाम होता है, झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए, वहां पे घोटाले हुए, डंडे बरसाए गए, कूट दिया गया वहां के युवाओं को। तो कम से कम अपने अंदर झांक लीजिए, तौल लीजिए, तब जाकर कुछ भी वक्तव्य को रखिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि पेरिस बना दिए क्या पटना को? सर पटना को पनौती बना के आपने रखा था, हमने पटना को पटना की पहचान दी है और मेट्रो की गति देकर गंगा सरोवर बनाकर उसे सौंदर्यीकरण करने का काम किया है। इन्होंने कहा बनारस जाती होंगी, देखती होंगी, बेशक आप जाती होंगी बनारस, जो रियल बनारसी उनसे पूछिए कि क्या स्थिति थी पहले बनारस की। काशी विश्वविद्यालय बनाने का काम हमने किया। और मैडम जहां तक एक परसेप्शन की बात होती है ना, तो परसेप्शन में मैं बता रहा हूं कि नोएडा सेक्टर 16 में ही कहा जाता था कि अगर आप न्यूज चैनल खोलते हैं तो फिल्म सिटी जाओ, उसको तोड़कर अगर आज भारत 24 यहां पे है, इस माइंडसेट हमने चेंज किया है कि अगर डेवलपमेंट करना होगा तो बिहार छोड़ने की जरूरत नहीं है, वापस से संकुल विकास परियोजना के तहत हम वही दे रहे हैं रोजगार जहां उनका है घर। ठीक है, सारे का आपका 1 मिनट खत्म हो गया। देखिए पूर्णिमा जी, ऋषभ जी को पता नहीं कि पनौती का मतलब क्या होता है। अगर उनको नहीं पता है तो बिहार में आइए ना, आपको पता चलेगा पनौती क्या होता है। पनौती तो यहाँ ये होता है कि बिहार में सारे लोग रिवॉल्वर लेके सड़कों पे घूमते हैं, पॉश इलाके में गोपाल खेमका जैसे व्यक्तियों का हत्या हो जाती है, एयरपोर्ट के पास हत्या हो जाती है। अरे आप बात कर रहे थे कि 20 साल में आपने बिहार में क्या क्या किया। बिहार में आपको बताया मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ, 13 दिन में 13 पुल ढह गए, 56 घोटाले मोदी जी ने खुद नीतीश जी के पॉकेट में लेके घूम रहे थे। सार्वजनिक मंचों से उन्होंने कहा प्रतिदिन बिहार में बलात्कार हत्या हो रही है, इंजीनियर्स के घर में 100-100, 200
जला करके टॉयलेट फ्लश में बहाना पड़ रहा है। बिहार में ये हो रहा है। अभी हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ का मुझे देख के लगा था कि शायद वो एक बराबर वाला विश्लेषण अपना रखेंगे, लेकिन वो तो बहुत लो बाइस उन्होंने बात कही। उन्होंने अपने जमाने की कथा कहानी को लेके बैठ गए, लैंड फॉर जॉब मामला और क्या क्या। बड़ी जानकारी की कमी है भाई साहब। आपको पता होना चाहिए कि तेजस्वी यादव जी नौकरीदाता के रूप में उन्होंने खुद को स्थापित किया अच्छा, है। तो लालू जी प्रचार क्यों नहीं कर पा रहे, जरा ये बताइएगा सारिका जी। लालू जी प्रचार क्यों नहीं कर पा रहे अभी? मेरे 1 मिनट पूरे हो जाए। नहीं, बस में हो गए आपके 1 मिनट पूरे। आपको मैं एक्स्ट्रा 10 सेकंड देकर ये पूछ रही हूँ, लालू जी इस बार खुलकर प्रचार क्यों नहीं कर पा रहे, जरा बताएंगी? अरे भाई, सबको पता है कि लालू जी के साथ साथ जगन्नाथ मिश्रा भी तो थे चारा चोर। आज उसी चारा चोर का बेटा। नहीं, मैं पूछ रही हूँ लालू जी प्रचार क्यों नहीं कर पा रहे, बस इतना पूछा मैंने। लालू जी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, चूंकि वो एक पिछड़े समाज से आने वाले व्यक्ति थे, तो इनके कांग्रेस पार्टी की तरफ से करना होगा, क्योंकि षड्यंत्र तो लालू यादव यदि चारा चोर साबित हुए थे, कांग्रेस पार्टी अपने समय में मैं टाइम दूंगी प्लीज, अपने समय में। ठीक है सारिका जी, आई गॉट योर पॉइंट, ठीक है। षड्यंत्र था ना, षड्यंत्र था, आई गॉट योर पॉइंट। कुंवर अजय जी, आपके लिए 1 मिनट रख रही हूँ जी। पूर्णिमा जी आधुनिक विकास पुरुष, बिहार के निर्माता माननीय नीतीश कुमार ने जंगल राज्य से निजात दिलाकर बिहार वासियों को बिहार की चहुमुखी विकास किया है। बहन बेटियों को चूल्हे चौकी से निकाल करके उच्च शिक्षा और रोजगार दिया है। चहुमुखी विकास किया है, सड़क, नाली और बिजली, पानी, हर घर नल का जल, यहाँ तक कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पूरे देश में केवल बिहार में लागू है। एकमात्र बिहार ऐसा प्रदेश है जहाँ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लागू है। तो बिहार की चहुमुखी विकास करने वाले आधुनिक बिहार के निर्माता माननीय नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने सर आंखों पे बैठा रखा है और कह रही है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, वो दोबारा नीतीश सरकार चाहती है, एनडीए के सरकार को दोबारा लाने जा रही है। 25 से 30 फिर से नीतीश, माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और 14 नवंबर को वो तो नतीजे के दिन बात करेंगे उस पर, बहुत देखने को मिलेगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। बहुत जल्दी है इस पर कुछ कहना। ईशान जी। पूर्णिमा जी, इन्होंने पटना यूनिवर्सिटी की बात करी, मेरे मित्र ने पटना की बात करी। पटना यूनिवर्सिटी की भी बात करते तो अच्छा लगता। पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का जो वादा था वो प्रधानमंत्री जी ने पूरा नहीं किया। उसके बाद उन्होंने वादा किया था कि मैं चीनी की मिल लगाऊंगा, चीनी की मिलों को रिवाइव करूंगा, वो वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। उसके बाद 2014 में वो वादा किया था, 24 में आके फिर वही बात बोलने लगे वो आके 25 में। उसके बाद उन्होंने वादा किया था कि मैं जो स्पेशल स्टेटस है बिहार का, वो स्पेशल स्टेटस बिहार को दूंगा। उन्होंने 2014 में वादा किया था, लेकिन 2025 तक पूरा नहीं किया। इन्होंने बात करी कि काशी विश्वनाथ का मंदिर इन्होंने बनाया। खैर ये बात तो बड़ी शर्मनाक है, ये बड़ी शर्मनाक बात है। पहली बात तो मैं आपके बीच में नहीं बोला था। हम बात कर रहे हैं नौकरी देने की, ये बात कर रहे हैं अडानी को 1050 एकड़ जमीन 1 रुपए प्रति एकड़ में देने की। हम बात कर रहे हैं नौकरी देने की, ये बात कर रहे हैं बेरोजगारी दर को और बढ़ाने की, बेरोजगारी भत्ता देने की 2000 रुपए प्रति महीना। हम बात कर रहे हैं नौकरी देने की, और ये बात कर रहे हैं महिलाओं को 10,000 रुपए नकद देने की, जो कि एक तरह से रिश्वत है, क्योंकि उसके तुरंत बाद ही सीएम नीतीश कुमार कहते हैं, उसके बाद सीएम नीतीश कुमार कहते हैं, मेरे बीच में बोला बहुत बार, मैंने एक बार बीच में नहीं बोला। पूर्णिमा जी इस तरह से सारिका पासवान जी ने आरोप लगाया कि लालू प्रसाद यादव जो है षड्यंत्र रचा गया था। तो षड्यंत्र रचने का काम यदि किया है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ही के समय हुए थे। फिर बात करते हैं कि तेजस्वी यादव, कितने भी आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख लें, आप मुख्यमंत्री तो बिहार के नहीं बनने वाले, क्योंकि फिर से बिहार की जनता आपको अपहरण और फिरौती वाला जो धंधा चला करता था, आपके लठे जो घुमा करते थे बिहार में जगह जगह पे, और नरसंहार जो किया करते थे, वो तो होने वाला ही। और नरसंहार की एक बड़ी लंबी परिपाटी में यदि बताऊं, बथानी टोला नरसंहार, लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार, शंकर बिघा, मियापुर नरसंहार, इस तरह के नरसंहार वहां पे हुआ करते थे। अरे कम से कम आप लालू प्रसाद यादव को आप किस मुंह से, वो चारा चोर किस मुंह से जाएंगे और वह बिहार की जनता को आप अलग जगाने का काम करेंगे? आप नहीं अलग जगा सकते। कितना भी कुछ भी करिए, लालू प्रसाद यादव को चारा चोर ही कहा जाएगा। विकास रमनीश जी टाइम आप है, ठीक है। सारिका जी थोड़ा समय, सारिका जी समय कम है, ऋषभ जी आई एम सो सॉरी, पेशान समय मेरे पास कम है, लेकिन इतना तो तय है कि अगर आप किसी के भी वादे उठा के देख लीजिए, जब जिसकी सरकार बनी, कुछ वादे हर किसी के अधूरे, इसलिए जब एक उंगली सामने की तरफ उठाएं तो जरा 2-3 अपनी तरफ जा रही है,
उसको भी देख लेना चाहिए। बहरहाल बिहार की जनता तय करेगी और ये खेल तो आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा। आप सभी का शुक्रिया, ऋषभ जी, ईशान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कुंवर अजय सिंह आपका भी, अजय सिंह जी आपका भी शुक्रिया, सारिका जी, रमनीश जी, धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए।